जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हितप्रियं भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम। स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। नमस्कार। हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं अभिनेत्री सोनी राजदान से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। सोनी जी, बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। ये बताएं कि आप अपने आप को बतौर अभिनेत्री ज्यादा पहचाना जाना पसंद करती हैं या बतौर डायरेक्टर? दोनों ठीक है मेरे लिए, क्योंकि अभी अभी तो मैं नई हूँ डायरेक्टर की फील्ड में, तो अभिनेत्री से लोग मुझे जानते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन ये जो एक्टिंग की ख्वाहिश है ये कब पैदा हुई थी आपके मन में? अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो आपको कहाँ से याद आता है कि यहाँ से आपने सोचना शुरू किया था? वेरी क्लियरली मैं 12 साल की थी और मुझे कुछ लोग आए थे मेरे स्कूल में। किस शहर में थी आप? मैं मुंबई शहर में ही थी तभी जी। और बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और कुछ लोग आए थे। पर्ल परमसी एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थी, अभी वो गुजर गई है, और वो आए थे ऑडिशंस लेने के लिए। जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। पर्ल जी की याद हम अपने श्रोताओं को दिला दें बातों बातों में के जरिए। वो काफी पहचानी गई थी। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो वो लोग आए थे और वो ऑडिशंस ले रहे थे एक प्ले की, बच्चों की प्ले के लिए, पैंटोमाइम कहते हैं उसको। तो मैंने ऑडिशन की थी और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो पता नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरा ही काम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये काम काफी अरसे से कर रही हूँ या पहले कहीं कर चुकी हूँ, तो जो कि मैंने कभी नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि यही काम मुझे करना चाहिए और तभी मेरे मन में बस गया। जी, तो इतनी छोटी उम्र से एक्टिंग की ख्वाहिश आपके मन में पैदा हुई थी जी। लेकिन ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा था? स्कूल्स के ज़माने में आप थिएटर करती रही थी या बाद में आपने शुरू किया था? नहीं, जब मैं 15 साल की थी तो मैंने एक और प्ले किया था अमाल अलाना जी के साथ, जो अलकाजी की बेटी है। और उसके बाद देन आई वाज कम्प्लीटली श्योर कि मुझे यही काम करना है जी। तो मैंने लंदन गई थी तभी ये ड्रामा सीखने के लिए जी। और 2 साल वहाँ सीखने के बाद मैं वापस इंडिया गई थी और फिर पहले सत्यदेव दुबे के साथ नाटक किए थे और ड्रामा, और फिर 36 चारंगी लेन में मुझे एक मौका मिल गया पहली फिल्म की। लंदन में थिएटर सीखना या पर्ल जी के साथ सीखना या अमल अलाना के साथ सीखना, ये कितना डिफरेंट था? ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, यू विल बी सरप्राइज। लेकिन ड्रामा एक चीज़ है जो मतलब ग्लोबल फिनोमेनन है। आप कहीं भी जाओ तो वही बात रहती है, वही मतलब आवाज़ चाहिए, जो भी आपको सीखना है या हो जो भी है, इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग। तो इट्स नॉट दैट डिफरेंट। एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक किस्म के लोग होते हैं, मुझे लगता है ऐसा। जी। आपको क्या लगता है कि जिन दिनों में आप लंदन गई थी और जिस तरह से थिएटर वहां सिखाया जा रहा था या जिस तरह से इंडिया में हमारे यहाँ थिएटर सिखाया जाता है, क्या कुछ प्रोफेशनली डिफरेंट है? एप्लीकेशन कुछ डिफरेंट है सिखाने का? शायद, लेकिन मुझे पता नहीं, बिकॉज आई ओनली लर्नड इट देयर। मैंने यहाँ सीखा नहीं कुछ। मैं यहाँ आके स्ट्रेट अवे काम कर चुकी थी। तो इट्स मोर और लेस, आई डोंट नो, बट इट्स प्रोबेबली क्वाइट सिमिलर, मुझे लगता है। जी। 36 चौरंगी लेन से आगे के आपके सफर के बारे में हम बात करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे और एक गीत सुनेंगे। जी। बताएं कि आप हमारे श्रोताओं को पहला नगमा कौन सा सुनवाने जा रही हैं? वक्त ने किया। वाह।
सोनी जी, 36 चौरंगी लेन की गिनती आज क्लासिक्स में होती है इंडियन सिनेमा की, एक बड़ी मशहूर फिल्म। अपर्णा सेन ने वहां से अपना करियर शुरू किया था, आपका भी करियर शुरू होता है, जेनिफर उसमें थी जी। तो इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा आप किस तरह से बनी थी, कौन सी याद है वो? बेसिकली मैं पृथ्वी थिएटर्स में अपना नाटक पेश कर रही थी तभी सत्यदेव दुबे के साथ, बंद दरवाजे। अमरीश पुरी था उसमें और सुनीला प्रधान और मैं, एक साथरा की नो एग्जिट के ऊपर बेस्ड है ये प्ले। और तभी तो जेनिफर, पृथ्वी थिएटर्स क्योंकि जेनिफर और शशि कपूर की थिएटर है, तो उन्होंने वहां मुझे देख लिया, दे ऑफर्ड मी द रोल, तो ऐसा हुआ। 36 चौरंगी लेन में जेनिफर जी के साथ काम करते हुए या अपर्णा के साथ काम करते हुए, वो नई डायरेक्टर थी, कैसा एक्सपीरियंस था? क्या आपको लगा था कि ये फिल्म इतना ऊपर तक जाएगी? हाँ, मुझे लगा था क्योंकि अपर्णा सेन के साथ जब मैं काम कर रही थी तो मुझे पता था कि वो बहुत ही मतलब नॉलेजेबल डायरेक्टर है और सब कुछ उनकी कंट्रोल में थी। और शी वाज, इट वाज जस्ट बेसिकली वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। तो मुझे पता था कि ये फिल्म कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो इससे ये ऊपर जाएगा। आज भी अपर्णा जी सक्रिय हैं, आप भी सक्रिय हैं, अब आप भी डायरेक्टर्स की गिनती में शामिल होने जा रही हैं, तो कैसा लगता है? अपर्णा सेन की फिल्मों से भी आप लगातार परिचित होंगी, लगातार वो फिल्में सामने आ रही हैं, कैसा लगता है? और क्या उनसे अभी भी कोई कनेक्शन, कोई कांटेक्ट रहता है? हाँ, कनेक्शन कांटेक्ट रहता है। मैंने तो अभी उनको एक एसएमएस भेजी थी कि मेरा मतलब नेक्स्ट रोल कब आएगा आपके साथ क्योंकि मैं हमेशा रोल्स की तलाश में भी होती हूँ। आई वांट टू एक्ट, आई डोंट वांट टू स्टॉप एक्टिंग। तो क्योंकि शी इज डूइंग अ न्यू फिल्म राइट नाउ, तो यू नो, एंड मैंने अभी उनकी बेटी के साथ काम की है, कंकना सेन विद पेज 3 में। हाँ, तो बहुत मतलब इट्स अमेजिंग, यू नो, लाइफ इज सो, यू नो, द वर्ल्ड इज सच अ स्मॉल प्लेस। जी। अच्छा, ये बताएं, एक तरफ बातें हुई 36 चौरंगी लेन की और अब हम पेज 3 पर भी आ गए। हाँ। आपको क्या लगता है कि ये कैसा सफर रहा है बतौर एक्ट्रेस, फ्रॉम 36 चौरंगी लेन टू पेज 3? काफी चेकर्ड सफर रहा, मतलब कि काफी रंगी सफर। और आई थिंक आई हैव डन सच अ वैरायटी ऑफ फिल्म। एक तरफ से मैं खुश हूँ लेकिन एक तरफ से मैं नाखुश भी हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती थी और तभी तो नहीं हुआ था। एनीवे, जो भी है, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ। जी, मधुर काफ़ी टैलेंटेड युवा निर्देशक हैं और पेज 3 काफ़ी फोकस्ड फिल्म रही है, खूब चर्चा इसकी हुई है। कैसा एक्सपीरियंस था पेज 3? पेज 3 वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। मधुर जैसा डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत ही, यू नो, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक तो उसके पास स्क्रिप्ट था लेकिन हमें तो नहीं देखा क्या था स्क्रिप्ट में। तो बस हम सीन्स मिलते थे सेट पे और हमें कुछ नहीं पता था फिल्म के बारे में और यू नो एंड में क्या होता था या बाकी आई जस्ट न्यू कि मेरा रोल क्या है। जी। तो एक तरफ से मेरा बहुत कंफ्यूजन भी था और मुझे नहीं मालूम था कि फिल्म इतनी अच्छी बनेगी। जब पेज 3 रिलीज हुई उसके बाद आपके चाहने वालों के किस तरह के रिएक्शंस आपके सामने आए? माय गॉड, मतलब जस्ट आई यूज्ड टू गो इज द वीक दैट पेज 3 रिलीज्ड, मैं कहीं शॉपिंग जाओ सब्जी खरीदने तो कोई मेरे को यू नो मुझे रोकते थे कि वाओ योर वर्क इन पेज 3 सो गुड। तो मैं वीडियो लाइब्रेरी गई तो वहां भी ऐसा हुआ। तो मैं कहीं भी गई तो within 1 week I knew कि this film has really got the audience because everywhere I went, मैं खाने गए तो फिर ऐसा भी हुआ था। तो it was an immediate spontaneous reaction from everyone। तो मुझे ऐसा लगा कि word of mouth भी एक चीज होती है जी, which is good, you know? क्या आपको लगता है कि आपकी जो पहले की फिल्में थी, मंडी, त्रिकाल, उस जमाने की जो कहना चाहिए कि पैरेलल सिनेमा एक टर्म कहा जाता है उन फिल्म्स को, उन फिल्मों को क्या उतना नाम नहीं मिला था जितना आज पेज 3 जैसी फिल्म को मिला है या आज की फिल्मों को मिल रहा है? डिफरेंट किस्म के फिल्म्स थे तभी और मुझे लगता है ज़माना भी काफ़ी बदल चुका है और आजकल जो ज़माना चल रहा है वो इंस्टेंट ज़माना होता है। एवरीबडी वांट्स इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट मज़ा, इंस्टेंट कॉफ़ी। तो यू नो थोड़ा सा मतलब मोर थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स नहीं चलती आजकल, मुझे ऐसा लग रहा। और यू हैव टू पैकेज इट लाइक पेज 3 कि थॉट प्रोवोकिंग भी होनी चाहिए और एंटरटेनिंग भी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी। अच्छा, ये बताएं कि
आपने इससे पहले जो अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी जाने माने और सीरियस डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे श्याम बेनेगल हैं, गोविंद निहलानी हैं, खुद महेश भट्ट हैं, जो उन दिनों कहना चाहिए कि सारांश जैसी फिल्में बनाया करते थे। तो उस सिनेमा से किस तरह से आप आइडेंटिफाई करती हैं, और उस दौर में वो सिनेमा क्या वाकई बहुत फोकस में था, बहुत सेटिस्फैक्टरी काम था वो आपका? बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री काम था, और मैं रियली उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिले आज के ज़माने में ऐसी फिल्म्स को डायरेक्ट करने। लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि आज जैसे मैंने आपसे कहा कि आज जैसे कि श्याम बेनेगल ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फिल्म बनाया है अभी, लेकिन ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा रहे ऑडियंस देखने के लिए। तो यही मतलब बहुत दुख की बात है कि सीरियस फिल्म्स या थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स बनाने से या आपके दिल चाहने वाली फिल्म्स बनाने से इतने प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोड्यूसर्स को कि एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कमर्शियल टुडे। जी, बाकी की बातें हम करेंगे, लेकिन फिलहाल एक आपकी ओर से गाना हमारे श्रोताओं की नजर। ओके, सो नजर गाना क्यों नहीं आप पेश करते हैं? जरूर। मेरे दिल में रहो या जिगर में रहो, मेरे दिल में रहो या जिगर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नजर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नजर में रहो, मेरे दिल में रहो या जिगर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नजर में रहो। हर सुबह के जिस पल ये मेरी खुले, ये दो आंखें मेरा चेहरा तकती मिले, नींद में सो भी जाऊं मैं रातों में जब, ये दो आंखें कहीं मुझ में जगती मिले, ये दो आंखें कहीं मुझ में जगती मिले, मेरे शब में रहो और शहर में रहो, मेरे शब में रहो और शहर में रहो, मैं जहाँ देखूं तुम उधर में रहो, मैं जहाँ देखूं तुम उधर में रहो, मेरे दिल में रहो या जिगर में रहो, उम्र भर तुम मेरी नजर में रहो। सोनी जी, जो आपके करियर का जो पहला दौर था जिसमें मंडी, त्रिकाल और सारांश जैसी फिल्में आई थीं, क्या आपको लगता है कि उस दौर में भी जो आपकी प्रतिभा थी उसकी सही पहचान नहीं हो पाई थी? आपको सही चैलेंजेस नहीं मिले थे? नहीं मिले थे।
और मुझे ऐसा लग रहा है शायद एक वजह ये हो सकती थी कि मैं ज़्यादा इंडियन नहीं लगती थी तभी, और अभी भी नहीं लगती हूँ, तो शायद उसकी वजह से, और मैं एक बहुत सीरियस किस्म की एक्ट्रेस अपने आप को समझती थी तभी, तो मैं ज़्यादा कमर्शियल फिल्म्स की तरफ देखी नहीं तभी, नहीं तो शायद उसकी वजह से शायद मुझे ज़्यादा मजबूत रोल्स मिल सकते थे जी, तो जो मुझे नहीं मिली। लेकिन क्या इन फिल्मों ने आपको एक पहचान दी थी, एक सीरियस एक्ट्रेस की पहचान जो लगातार आगे बढ़ रही थी? हमेशा, क्योंकि उसकी वजह से जो मैं हूँ, मैं आज हूँ, जी। आपने छोटे पर्दे पर भी काफी काम किया है, टेलीविजन पर काफी काम किया है जी। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि रोशन सेठ के साथ आपने बहुत पहले एक सीरियल किया था, आपको याद है? वो यादें हैं आपके साथ आज भी? वो तो इंग्लैंड में किया जी, मैंने, जी, और उसका नाम था पड़ोसी या और जोरा सेगल भी थी उसमें, और वहाँ मैं एक पंजाबी लड़की की रोल प्ले कर रही थी जी। और जो इंग्लैंड में अभी अभी कदम रखी थी, और उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, तो दैट वाज द काइंड ऑफ रोल आई वाज प्लेइंग। बुनियाद भारत में आके आपने किया रमेश सिप्पी के साथ, बाद में गाथा भी किया जी। तो बुनियाद वो दौर था जबकि टेलीविजन के मशहूर सीरियल्स आते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी जी। और ये एक तरह से सेलिब्रिटी स्टेटस देने वाले सीरियल्स थे। राइट। बुनियाद के साथ किस तरह की मेमोरीज हैं? बुनियाद वही एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ में, जो मैं हमेशा जब मैं पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो हमेशा मुझे एक नॉस्टैल्जिया के साथ देखूंगी, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं सीरियल्स बन सकते हैं जी। और बनते भी नहीं हैं, और रमेश सिप्पी ने जो डायरेक्ट किया था तभी, तो इट वाज सच अ यूनिक एक्सपीरियंस। और जब मैं बुनियाद आज भी देखती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, क्या सीरियल है, क्या राइटिंग है, क्या एवरीथिंग, मतलब जो भी था उस सीरियल के साथ I thought was wonderful, considering the fact कि हमने लो बैंड पे भी शूट किया, रेडियो, I mean no beta, no this, no digi beta, no nothing. What a serial. कितनी शिफ्ट्स में उन दिनों काम करते थे आप और किस तरह की अफरा तफरी हुआ करती? Oh my God, पूरी जिंदगी उसी में चला गया था, because we used to go 7 बजे से सुबह शिफ्ट शुरू होता था, फिल्म सिटी में सेट बना था तभी जी। और 10, 11, 12 बजे तक शूटिंग लगातार करते थे। हाँ, काफी मेहनत भरा काम। हाँ, बिकॉज ट्वाइस अ वीक आता था और 3 कैमरे के सेटअप नहीं थे जी। तो जस्ट 1 कैमरा, बहुत टाइम लगता था तभी। और काफी ज्यादा मतलब रीटेक्स की गुंजाइश कम होती थी शुरू में तो शुरुआत में रमेश सिप्पी जो मशहूर है रीटेक्स के, हाँ। वो बहुत रीटेक्स लेते थे, तो तभी उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम इस तरह चलेंगे तो फिर आउट ऑफ बजट भी हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल, और सीरियल कभी एयर पे भी नहीं आ पाएंगे, तो वो भी कंट्रोल किए थे तभी उसके बाद। तो आज बुनियाद से जुड़े तमाम एक्टर्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। हाँ। अपना कुछ कई लोगों ने अपना मकाम हासिल किया है। क्या जब कभी मुलाकात होती है तो वो पुरानी यादें दोहराती हैं आप? हाँ, हम एक दूसरे मतलब एक परिवार जैसे थे ना हम जी। तो इट्स द सेम, कभी आप इतने दिनों के बाद आप मिलते हैं तो फिर आपको वही सॉर्ट ऑफ महसूस करते हैं जो एक फैमिली फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जो होते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक दैट, वी आर सो क्लोज ऑल ऑफ अस। इतने बेहतरीन वक्त की यादें आपने दोहराई हैं, तो अब एक बेहतरीन सा गीत हो जाए। जी, उस जमाने की एक फिल्म थी अर्थ जी, महेश भट्ट की, कोई ये बताए। जी, आइए सुनते हैं। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है।
उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है? दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई। एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है? तुम मसरत का कहो या इससे गम का रिश्ता। कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है? अर्थ की बातें हुई और भट्ट साहब का जिक्र हुआ। मैं ये जानना चाहूंगा कि भट्ट साहब से आपकी किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए? वो आए थे, मैं गई उनकी जिंदगी में क्योंकि मैं उसके पास काम मांगने गई थी जी। और काम तो मिला। एक फिल्म थी दीप्ति नवल, मार्क जुबैर, दलीप ताहिल और मैं। दीप्ति नवल, मार्क जुबैर। या इट इज कॉल्ड आशियाना, आई थिंक ऐसा कुछ नाम था। आशियाना जो हमने गोवा में शूट की थी। जी जी। और आरती गुप्ता भी थी उसमें। तो वहाँ मुलाकात हुई थी और कुछ एक साल बाद हमने सारांश शुरू की थी। तो एज एन एक्ट्रेस में महेश भट्ट की जिंदगी में पहली बार आई थी। सारांश वाला वक्त याद कीजिए। सारांश एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट फिल्म है भट्ट साहब के लिए, आपके लिए, मेरे ख्याल से अनुपम जी के लिए। तो वो दौर याद करें और कुछ अपनी यादें दोहराएं। It was during Saransh that I really got to know Mahesh because we became very good friends at that time. और मैंने for the first time actually मेरा फिल्म्स की एजुकेशन आप बोल सकते हैं सारांश से शुरू हुई थी। क्योंकि मैं मतलब स्क्रिप्टिंग स्टेज पे भी शामिल थी और एडिटिंग स्टेज पे भी शामिल थी। शूटिंग स्टेज ऑफ कोर्स को मैं एक रोल प्ले कर रही थी तो मैं वहीं थी। तो सारांश फॉर मी वाज लाइक अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस यू कैन से। आपको लगता था कि ये फिल्म एक बड़ी बुनियादी फिल्म बन जाएगी, चारों तरफ बड़ी मशहूर होगी? बिल्कुल लगता था। तभी तो मुझे लगा था कि क्योंकि जिस तरह से हम जिस तरह से हम बातें कर रहे थे उसके बारे में और the discussions Mahesh used to have with his writer, I knew कि this was something very special. महेश जी की पर्सनालिटी बड़ी मल्टीफेसेटेड है, बहुआयामी है। एक तरफ उनकी पर्सनालिटी का एक स्पिरिचुअल पहलू है, उनके अपने पॉलिटिकल कुछ विचार हैं, समाज के बारे में वो कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत फर्म उनके ख्यालात हैं कई चीज़ों के, सिनेमा के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव किस्म के इंसान हैं। तो आपकी नज़र से, सोनी राजदान की नज़र से महेश भट्ट की पर्सनालिटी किस तरह की है? मेरी नज़र से अभी तो हम हस्बैंड और वाइफ हैं, तो ये सब जो आप फैसेट्स बोलते हैं वो जरा दे आर डेफिनेटली ऑल देयर। जब मैं इनको मिली थी तो इतने पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं थे, वो इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी नहीं थे। हालांकि वो रजनीश के पास गए थे और इधर उधर भटकते थे। तभी जब मैंने उसको मिली थी तो ही वॉज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद फिल्म्स और ही वॉज वांटिंग टू मेक इट बिग। तो सक्सेस की मतलब तलाश में वो तभी वो थे। और अब जो महेश भट्ट है वो बहुत ही अलग है एक्चुअली। यू गेट सो यूज्ड टू अ पर्सन, यू नो। चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं, सबसे अच्छी बात उनकी और सबसे बुरी बात, दो बातें बता दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म
का इंसान है जी। और वो जो भी देखता है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, जो मुझे मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मैं और हमेशा मैं जो भी मैं देखती हूँ, मैं हमेशा उसके साथ डिस्कस करती रहती हूँ कि ये आपके इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका सोच जो है इतना मतलब हाउ कैन आई से इट, बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। हाँ, और कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई भी किसी का भी कोई भी इंसान का प्रॉब्लम है, वो इमीडिएटली वो पकड़ लेता है कि क्या एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाते हैं वो, और वो मुझे लगता है वो इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी। और सबसे बुरी बात बतौर एक वाइफ आप अगर महेश भट्ट को देखें तो बहुत ही बातें करते हैं और बहुत मतलब मैं थक जाती हूँ उनकी बात तो महेश जी के लिए कोई गीत सुनेंगे इस समय? Why not we listen to something from जिस्म? बिल्कुल, आइए सुनते हैं। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ।
आज हमको दूर जाना नहीं, मिटा दो सारी ये दूरियां, जादू है नशा है मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम हमारे मेहमान, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं अभिनेत्री सोनी राजदान। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। सोनी जी, बातें महेश जी की चल रही हैं। जो बेस्ट गिफ्ट महेश जी की ओर से आपको मिला है वो क्या है? मेरे बच्चे। अच्छा सोनी जी, बीच में आप कहाँ गायब हो गई थी? मतलब कहना चाहिए कि कुछ सुर्खियों में रहने के बाद अचानक काफी साल तक आप नजर नहीं आई थी। वो कभी आई डोंट नो, क्योंकि मैं हमेशा कुछ करती रहती थी और मैं टेलीविजन प्रोड्यूसर भी बन चुकी थी बीच में, तो शायद तभी मैं गायब हो चुकी थी, आई डोंट नो। बट नहीं, आई हैव नॉट रियली स्टॉप्ड वर्किंग एवर। जी। मे बी फॉर फ्यू इयर्स व्हेन द चिल्ड्रन वर बोर्न एट दैट टाइम, बट नहीं, कभी नहीं। उसके बाद लगातार आप सक्रिय रही हैं। थिएटर से तो आपका बड़ा खास जुड़ाव रहा है। इंग्लिश थिएटर लगातार आप करती हैं, लगातार खबरें आती हैं। आपका जो जिन प्लेज में आपने एक्टिंग की है, सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है जो आपको बहुत ज्यादा आप उससे सेटिस्फाई होती हैं? जो अभी मैंने खत्म की है वो एक 2 शॉर्ट प्लेज है। इट्स कॉल्ड गेम्स पीपल प्ले जी। और एक प्ले उसमें है द लवर बाय पिंटर, और एक दूसरा प्ले है एक बहुत ही ओरिजिनल टाइप ऑफ ड्रामा है। तो ये बोथ आर अबाउट ये जो आदमी और औरत के जो पॉलिटिक्स चलते रहते हैं एक दूसरे के बीच में, तो दोनों प्लेज मतलब दोनों छोटे छोटे 2 शॉर्ट प्लेस है और एक इवनिंग में हम पेश करते थे। तो दिस वाज आई थिंक माय फेवरेट प्ले। हिंदुस्तान में थिएटर के प्रति किस तरह की गंभीरता है? कितना सीरियसली लोग प्लेस को लेते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो? इंग्लिश शायद ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हिंदी डेफिनेटली रीजनल प्लेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी थिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुजराती थिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से, और जैसे कि कैलकाटा में उनके थिएटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे ख्याल से रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के के अंदर ये उनके थिएटर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इंग्लिश थिएटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी। आप अपने इंग्लिश प्लेस को लेकर क्या टूर पर हिंदुस्तान के बाहर गई हैं, या हिंदुस्तान में किस तरह का रिस्पांस? हमेशा हिंदुस्तान में हम टूर्स करते थे, हर सिटी पे जाते थे, बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे हैदराबाद, मद्रास। तो हम काफ़ी ऐसे ट्रैवल करते थे। तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिला है बाकी शहरों में, बॉम्बे के अलावा? फैबुलस। आई फील कि थिएटर एक चीज़ है जो मतलब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो बन जाती है ऑडियंस और कलाकार के बीच में, वो बहुत ही यूनिक और यूनिक एक्सपीरियंस है। सोनी जी, आपकी 2 इंग्लिश फिल्मों के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गीत हो जाए। जी, तो एक इंग्लिश फिल्म की गीत सुने। मॉनसून वेडिंग की। जरूर।
मॉनसून वेडिंग का गीत हमने सुना, ऐसा करते हैं मॉनसून वेडिंग का ही जिक्र पहले करते हैं। किस तरह से ये फिल्म आपको मिली थी और कैसा था ये एक्सपीरियंस? काफी चर्चित रही मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब ये दिखाई जा रही थी, तो मुझे याद है कि इतनी लंबी लंबी रोज थी, इतने लंबे, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। साइमल्टेनियसली उस वक्त उसका रिलीज भी था। आपकी क्या यादें हैं मॉनसून वेडिंग से जुड़ी? बहुत ही मजेदार यादें हैं, क्योंकि एक वैसे भी एक ट्रूप बन गए थे हम सब लोग, और 30 दिन में शूटिंग पूरी हो गई थी। तो वी यूज्ड टू लिव टुगेदर एंड यू नो इट वाज जस्ट वंडरफुल वर्किंग विद मीरा। और जिस तरह से वो बना रही थी मॉनसून वेडिंग, ऐसा लगता कि हम एक होम वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो उस तरह से हम सब लोग ऐसे सोचते थे कि हम बस एक वेडिंग में ही हैं, और ऐसे मतलब इट वाज जस्ट, इट फ्लू बाय, टाइम जस्ट फ्लू बाय। सच अ लॉन्ग जर्नी आपकी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। जी, जी, जी। जहां तक मुझे याद आता था, ये रोहिंटन मिस्त्री के बुक पर है। करेक्ट। इस बुक को बुकर अवार्ड मिला था। राइट राइट राइट। तो इस फिल्म के बारे में हमें बताएं कि ये किस तरह से आई थी और आपका क्या रोल था इसमें? मेरा इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। आई वाज प्लेइंग रोशन सेठ's वाइफ, जो मेन कैरेक्टर की वाइफ भी मैं प्ले कर रही थी। पासी फैमिली के अराउंड थी ये फिल्म। तो इट वाज अ वेरी वेरी यूनिक फिल्म टू डू, और मुझे इसलिए पसंद आया था क्योंकि एक तो रोशन सेठ के साथ काम करना इतना मतलब बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया एज एन एक्टर। डायरेक्टर भी बहुत ही अच्छा था, जो कैनेडियन डायरेक्टर, इतना अच्छा फिल्म डायरेक्ट किया बॉम्बे शहर में। जी, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि एक नॉन इंडियन डायरेक्टर एक इंडियन सब्जेक्ट को किस तरह से डील करेगा, ये आपको मुझे पता नहीं। अमेजिंग। ही केम हियर, ही स्टेड हियर फॉर अबाउट 5 months, और इतना गौर से सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद फिल्म डायरेक्ट किया। मैंने सुना था कि पहले ये फिल्म दीपा जी बनाने वाली थी। दीपा जी बनाने वाली थी। कुछ 4 साल से फिल्म की कास्टिंग चल रही थी, और मैंने कुछ पता नहीं कितने सारे ऑडिशंस दी कि दीपा के लिए ऑडिशन दिए, तो इन लोगों के लिए ऑडिशन दिए, और फाइनली ये मेरे पास, ये रोल मेरे पास आया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। क्या बात है। इन दोनों फिल्मों ने आपको ग्लोबली बहुत ज्यादा मशहूर बनाया था। सोनी जी, मेरा सवाल ये है कि मॉनसून वेडिंग और सच अ लॉन्ग जर्नी जैसी फिल्में बाद में क्यों नहीं आई आपकी इसके बाद? एक्चुअली एक आई थी, अभी तक रिलीज नहीं हुआ वो। इट इज़ फिल्म विद कबीर बेदी, इंग्लिश फिल्म, जो मैंने अभी लास्ट ईयर शूट की थी लंदन में। जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है वो। तो अभी शायद इट्स कॉल्ड टेक 3 गर्ल्स। जी। हाँ, तो आते हैं, लेकिन ऐसे फिल्म कम बनते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो ग्लोबली भी वही प्रॉब्लम है कि अच्छे फिल्म बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और मुश्किल है। कमर्शियल फिल्म बनाना ज्यादा आसान पड़ता है। क्या आपको लगता है कि अब इंडियन सब्जेक्ट्स पर या इंडियन लोगों को लेकर जो फिल्में बन रही हैं उसको वेस्ट भी काफी इंटरेस्ट से देख रहा है और काफी दूर तक ये फिल्में जानी पहचानी देखी जा रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली, जैसे कि ब्राइड एंड प्रेजुडिस कितनी हिट हुई है अब्रॉड, शायद इंडिया में इतना हिट नहीं हुआ था, जैसे कि मॉनसून वेडिंग भी अब्रॉड ज्यादा हिट फिल्म थी, यू नो। तो आई थिंक दैट्स द रीजन, द सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स जो ग्लोबल ऑडियंस को ज्यादा पसंद करता है और जो हमारे देश में शायद नीश ऑडियंस के पास जाता है। जी। इससे इंडियन सिनेमा और इंडियन आर्टिस्ट को क्या फायदा होने वाला है? बहुत ही फायदा हो सकता है अगर वो फायदा उठाना चाहते हैं तब। लेकिन जैसे कि आपने पढ़ा है या सुना है कि शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि हमारे देश में हम राजा है तो बाहर क्यों जाएं। जी। तो शायद ऐश्वर्या ऐसे नहीं सोचती है। तो एक सोच भी चाहिए ना वहां जाने के लिए। क्या आपको लगता है कि जो हमारी इंडियन फिल्म्स बनती हैं होती तो काफी सीरियस हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स होते हैं बीच बीच में वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल ऑडियंस तक अपील करने के लिए? तो हम सॉन्ग्स निकाल सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए सॉन्ग्स इम्पोर्टेंट है जी। हम गाने पसंद करते हैं तो हम क्यों ना अपने फिल्म में रख लें। बिल्कुल, हमारे लिए सॉन्ग्स इम्पोर्टेंट है तो हम क्यों ना अभी एक सॉन्ग सुने। ओके, ठीक है।
सोनी जी, ये बताएं कि जब फुर्सत मिलती है तो आप किस तरह से अपना वक्त बिताती हैं? मैं सोती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत पढ़ती हूँ मैं। और मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखना पसंद करती हूँ कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाएं और बच्चों के लेके या फ्रेंड्स के साथ जाएं, या एक शाम 3-4 फ्रेंड्स के साथ बैठ के। मुझे ज़्यादा बड़ा पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो 3-4 फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करें और अच्छा अच्छा खाना। सोनी राजदान अपनी बेटियों के लिए बहुत सख्त और बहुत डिसिप्लिन वाली माँ हैं या नाजुक हैं? मैं डिसिप्लिन बनाने की कोशिश अपने आप को बहुत करती हूँ। का पता नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि सुनते ही नहीं है मेरी बातें। तो मैं मतलब पिघल जाती हूँ बाद में। आपकी बेटी इस बात पर मुस्कुरा रही है। या वो लोग मुझे बहुत बुली करते हैं, तो मैं क्या करूं। तो जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो बहुत जोर से गुस्सा आता है, तो फिर कोई भी मुझे बुली नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ। ये जो नई जनरेशन है आपकी, आपको लगता है कि ये बहुत सीरियस है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत कहना चाहिए कि शैतान भी है? हाँ, सब 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 बहुत ही क्लेवर जनरेशन है ये। बहुत ही मल्टीटास्क वाली जनरेशन है। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फोन पे भी बात करते हैं और साथ साथ टीवी भी देखते हैं और कंप्यूटर के ऊपर भी चैट करते हैं, जो हम नहीं करते हैं, कर सकते हैं जी। तो इट इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड जनरेशन, नो डाउट। और शायद इसकी वजह से वो शैतान शैतान बनते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ही सेल्फिश जनरेशन भी है। अच्छा। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? एक तरफ से अच्छी है और एक तरफ से बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि किसी और के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो आप एक शादी कैसे मतलब टॉलरेट करेंगे। वो तो मैं मतलब सोचती हूँ कि कैसे ये लोग शादी में, क्योंकि शादी में देयर इज सो मच कॉम्प्रोमाइज व्हिच इज नीडेड। तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज करने में इतने प्रॉब्लम होते हैं, तो कैसे करेंगे? जी। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा आप किताबें बहुत पढ़ती हैं, किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है? इन दिनों आप क्या पढ़ रही हैं? आई लाइक टू रीड अ लॉट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। जी। तो अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क बाय सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। जी। बहुत ही यंग राइटर है, यंग है और बहुत मशहूर हो रही है ये किताब। माय गॉड, बट इतना अच्छा किताब है, आई कांट टेल यू, इट्स सच अ गुड बुक, आई एंजॉयड इट सो मच। और मैं आई एक्चुअली डिडंट वांट टू फिनिश इट, तो लेकिन बिकॉज ऑफ नज़र माय फिल्म डायरेक्टोरियल डेब्यू, तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा मतलब इन पिछले 8-10 महीनों से ज़्यादा फुर्सत नहीं मिल रही थी किताब। क्या पढ़ना आपको लिखने के लिए इंस्पायर करता है? यस, डेफिनेटली। आप लिखती हैं? मैं लिखती हूँ जी, कभी-कभी। प्रोज लिखती हैं या पोएट्री लिखती हैं? नहीं, मैं स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ आजकल। डायरेक्टर बनने का ख्याल कैसे आया था? सबसे पहले तो ये बात। एक तो मैं थोड़ा सा डिसैटिस्फाइड थी अपनी एक्टिंग करियर से, तो वो, और फिर मैंने एक किताब पढ़ी थी, डिफिकल्ट डॉटर्स बाय मंजू कपूर। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छी फिल्म बन सकती थी उससे, तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन दैट बुक। जी, डिफिकल्ट डॉटर्स पे। तो उसकी वजह से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं डायरेक्शन कर सकती हूँ और मैं क्यों नहीं करूँ। इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है थिएटर का, छोटे पर्दे का, सिनेमा का। एग्जैक्टली। तो उसके बाद क्या हुआ डिफिकल्ट डॉटर्स का? अभी तो एज आई सेड, अच्छी फिल्म बनाने के लिए टाइम लगता है बहुत जी। तो मैं अभी तो जब अभी एक फिल्म ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुकी हूँ, तो मेरी आशा है कि अभी वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा वो फिल्म बनाने के लिए। तो मैं नजर का ख्याल आपके मन में किस तरह से आया था? ये स्टोरी कहाँ से आपने चुनी थी और किस तरह से इसको आगे डेवलप किया है? इस ख्याल को किस तरह? मैंने नहीं चुनी थी ये स्टोरी, ये मेरा ये विशेष फिल्म्स का एक सब्जेक्ट महेश भट्ट ने एक सोचा और उन्होंने एक राइटर को डेवलप करने के लिए दिया था। तो उन्होंने जब मुझे सुना दिया गया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतना चैलेंजिंग और इतना मतलब एक्साइटिंग थ्रिलर वगैरह वगैरह जो नॉर्मली औरत डायरेक्ट नहीं करते हैं, मैं क्यों नहीं डायरेक्ट करूं ये। और उन्होंने मुझे ऑफर किया तो मैंने हाँ कर दी। क्या आपको लगता है कि एक महिला के डायरेक्टर बनना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है? बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कोई रेडी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि महिला डायरेक्ट। मुश्किल होता है, जैसे आई थिंक आदमी के लिए ज़्यादा आसान रहता है ये काम के लिए, नॉट एज अ डायरेक्टर, काम
करने के वक्त नहीं, जब आप ये मतलब डिसाइड करते हैं कि अभी मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, तो फॉर वुमेन इट इज मोर डिफिकल्ट देन फॉर मेन। नजर के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है और कैसी रही आपकी ये जर्नी टू बिकम अ डायरेक्टर, अ लेडी डायरेक्टर? पहले बात मैंने ये सीखा है कि इतना मुश्किल काम नहीं था जो लोगों ने कहा कि डायरेक्शन इतना मतलब पता नहीं, इतने मिस्ट्री सराउंड करते हैं उसके ऊपर, और ये और डायरेक्टर ऐसे घूमते हैं जैसे वो गॉड्स हैं। तो मुझे इस वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम है और कोई भी कर सकता है ऐसा काम, अगर उनका इफ ही हैज ट्रेन्ड फॉर इट प्रॉपर्ली, या जो भी है। इतनी मुश्किल काम नहीं है ये डायरेक्शन। दूसरी बात ये है, मैंने पेशेंस सीखा बहुत, और पीपल मैनेजमेंट सीख लिया मैंने जी। बहुत अच्छा लगा। चलते चलते एक गीत बताएं, कौन सा सुनवाने वाली हैं आप? सॉन्ग फ्रॉम मर्डर जी। कहो न कहो ये आके बोलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। कहो न कहो ये आके बोलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। تملي ما ولا حتى بعيد عني في قلبي هواك، تملي ما تملي بالي وقلبي ولا بنساك، تملي وحشني لو حتى بنو وياك। कहो न कहो ये आके बोलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में तू हमारा है, अंधेरे रास्तों का तू सितारा है। تملي حبيبي محتاج لك، إلي عيني بندايلك، ولو هو لك ويكون يكون يا حبيبي محتاج لك، تهديني का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है।
में तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है। मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। ख्वाबों में तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है। मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। ख्वाबों में तुझको संवारा है, जज्बों में अपने उतारा है। मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। बहुत अच्छा लगा। चलने से पहले बताएं हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहती हैं आप, अपने मन की बात। मेरी मन की बात यह है कि जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं आप कीजिए, और जो आप सोचेंगे मन में वो आप कर सकते हैं जरूर। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में अभी आप अभिनेत्री सोनी राजदान से यूनुस खान की बातचीत सुन रहे थे। आज के मेहमान।